अगर इसका हम बैकग्राउंड बनाएं कि पंचायती राज का विचार आया कहाँ से, तो हमें गांधी की बात आपको याद दिला दें। गांधी का जो मूल विचार था, भाई शासन का स्वरूप कैसा हो। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इस बात को लिखा है कि संविधान के समक्ष ये जो बहस चल रही थी, ग्रेनविल ऑस्टिन का ये स्टेटमेंट है कि जब उन्होंने संविधान सभा की पूरी बहस पे लिखा है, तो उन्होंने एक टॉपिक लिखा है, विच रोड टू सोशल रेवोल्यूशन। यानी संविधान सभा के सामने चुनौती क्या थी कि सामाजिक क्रांति के हम किस तरीके को अपनाएं। ये संविधान सभा के सामने बड़ा चैलेंज था कि विच रोड टू सोशल रेवोल्यूशन। अब सामाजिक न्याय करना है, समाज का बदलाव करना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं था। यानी कहा भी जाता है कि भारतीय संविधान निर्माता या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता केवल इस बात की लड़ाई नहीं कर रहे थे कि हमें अंग्रेजों से मुक्ति मिल जाए। उनका संघर्ष इस बात पे था कि हम कैसे नया भारत बनाएं, हम कैसे नया लोकतंत्र बनाएं, सामाजिक न्याय कैसे पैदा करें। उनकी लड़ाई यहाँ पे थी। लेकिन सवाल है कि रास्ता कौन सा अपनाया जाए, मार्ग कौन सा अपनाया जाए। जैसे आप सभी का उद्देश्य तो एक ही है, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, किसी का ऑप्शन अलग है, किसी का ऑप्शन अलग है। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ, ऑप्शनल मैटर ही नहीं करता। आप क्या लगता है कि किसी एग्जाम में यूपीएससी में ये चेक किया जाता है क्या कि कौन आप पॉलिटी जानते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री? ना ना ना, ये सब तो बहाना है। यकीन मानिए बच्चों में बहुत बड़ा भ्रम हो जाता है पॉलिटी, इकोनॉमी। नहीं, उसमें एक अप्रोच चाहिए, विश्लेषणात्मक, समझ की, व्यवहारिक, क्रिटिकल। अगर जीवन का आपका ये तरीका है, पढ़ने में चीज़ अप्लाई करते हैं, कोई विषय हो, कुछ भी हो, आप कर जाएंगे। तो आप पूरे ओरिएंटेशन को तो आप देखिए। ठीक वैसे ही भाई संविधान निर्माता क्या चाहते थे। नेहरू का सपना था, देश आज़ाद हुआ, लाल किले से बोलते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य है प्रत्येक आंखों से एक एक आंसू पोंछ देना। ये हमारे संविधान निर्माता का मूल उद्देश्य था। तो संविधान सभा में अब सवाल है, मार्ग कौन कौन से था। एक था उदारवादी। ग्रेनुल ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान सभा में उदारवादी बड़े प्रभावशाली थे, और कहा भी जाता है उदारवादी वो लोग थे जो कि इंग्लैंड के संसदीय शासन से बड़े प्रभावित थे। और ज़्यादातर लोग, यहाँ तक कि डॉक्टर अम्बेडकर भी अमेरिका से पढ़े हुए थे। अमेरिका में कौन सी ट्रेडिशन थी, उदारवादी। संयोग की बात है, उदारवाद में थियरी में पूरा पढ़ते भी हैं, थियरी वाले सेक्शन पूरा पढ़ते हैं कि उदारवाद का मतलब है जहाँ पे विधि का शासन हो, संविधान का शासन हो, व्यक्ति की आज़ादी हो। और दूसरा दूसरा तरीका क्या था रास्ता, समाजवादी, जहाँ पे हम आर्थिक समानता स्थापित कर सकें, जहाँ पे संसाधनों की विषमता न हो, समाज में बहुत बड़ी जाति, धर्म, लिंग के आधार पे विषमता न हो, ना आर्थिक विषमता हो, सामाजिक भेदभाव न हो। ये समाजवादी रास्ता था। लेकिन आप देखेंगे गांधी ना उदारवादी रास्ते को मानते थे ना समाजवादी। उदारवाद समाजवाद पे बड़ी बहस करते हैं, फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट पेपर में हम पढ़ेंगे। गांधी का तरीका कौन था, लेकिन गांधी जो गांधीवादी तरीका था, और संविधान सभा में थे श्रीमान नारायण अग्रवाल। और श्रीमान नारायण अग्रवाल, एस एन अग्रवाल, जो बड़े गांधीवादी थे, संविधान सभा के सदस्य थे, उनका तो मानना था कि हम संविधान के निर्माण में गांधी के तरीके से ही नई क्रांति कर सकते हैं। अगर भारत में सामाजिक न्याय लाना है, स्वराज लाना है, तो सही मायने में ये उदारवाद, समाजवाद, ये सब विदेशी तरीके हैं। भारत की परिस्थितियों के लिए, भारतीय समाज के बदलाव के लिए सबसे बेहतर तरीका तो गांधीवादी है। तो इस पूरी बात पे बहस हुई। और ग्रेनविल ऑस्टिन की बात सुनिए। ग्रेनविल ऑस्टिन कहना था कि कांग्रेस हैज नेवर बीन गांधीयन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कांग्रेस कभी गांधीवादी थी ही नहीं। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो। अब कोई विद्वान कोई बात कहेगा, उसके थर में प्रमाण उसको देना पड़ेगा, नहीं तो उसकी बात कोई मानेगा नहीं। जब प्रमाण नहीं देंगे, इसका मतलब आपकी बात पूर्वाग्रह पर आधारित है। तो ग्रेनुल ऑस्टिन से पूछा गया कि कांग्रेस गांधीवादी नहीं है, कोई प्रमाण तो आप दीजिए। तो ग्रेनुल ऑस्टिन ने रिफर कर दिया कि जब नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, तो उस नेहरू रिपोर्ट में कौन सा गांधीवादी सिद्धांत था। नेहरू रिपोर्ट में तो एक भी गांधीवादी सिद्धांत नहीं था। और संयोग की बात ये कही जाती है,
यही आरोप लगा दिया श्रीमान नारायण अग्रवाल ने कि जब हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ तो गांधी तुम्हें मिस थे, गांधी बाबा थे ही नहीं। और इसी बात पर श्रीमान नारायण अग्रवाल हंगामा कर दिया। उनका बताइए, गांधी को आप राष्ट्रपिता मानते हैं? तो श्रीमान नारायण अग्रवाल ने कहा था कि कांग्रेस कहाँ गांधीवादी थी, कांग्रेस उदारवादी रास्तों पर चलने वाली सरकार थी, कुछ समाजवाद तरफ झुकाव था। नेहरू तो गांधीवाद जैसी कोई चीज मानते नहीं थे। नेहरू और गांधी के अप्रोच में बिल्कुल अंतर था। नेहरू पंथ निरपेक्ष थे, गांधी धार्मिक थे, आध्यात्मिक थे। नेहरू हाइब्रिड डिसलेशन की बात करते थे, गांधी ग्रामीण स्वराज्य की बात करते थे। नेहरू संसदीय शासन की बात करते थे, गांधी पंचायत की बात करते थे। तो अपने आप में अलग अलग अप्रोच था। तो लोगों ने कहा कि पूरी संविधान सभा में ड्राफ्ट प्रिपेयर होने वाला था, तो कहा भाई गांधी इज मिसिंग, गांधी बाबा है ही नहीं संविधान में। श्रीमान नारायण अग्रवाल बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आप लोगों से यही उम्मीद थी, आप लोग कल गांधी की बात करते हैं, गांधी का तो नाम ही नहीं है। अभी काम दिया गया डॉक्टर अम्बेडकर को कि भाई अच्छा, डॉक्टर अम्बेडकर गांधी वो भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। मतलब हम ये तो नहीं कहेंगे गांधी किसी खिलाफ थे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर गांधी के खिलाफ थे, बात तय थी। गांधी किसी खिलाफ थे ये बात सही नहीं थी। गांधी तो बड़े विशाल व्यक्तित्व था उनका, वो मतलब बड़े ही संत किस्म के आदमी थे। तो गांधी किसी खिलाफ नहीं थे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर गांधी की मान्यता को बिल्कुल नहीं मानते थे। डॉक्टर अम्बेडकर की चलती तो गांधी की एक बात स्वीकार न करते वो। लेकिन संविधान सभा में बहुमत तो कांग्रेस का था। और ग्रेनविल ऑस्टिन की बात माने तो संविधान के निर्माण में इन 4 लोगों की मुख्य भूमिका थी। उसमें नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। चारों कांग्रेस के नेता थे। भाई सीधी सी बात है, संविधान सभा 2 भूमिका में थी। एक भारत के अंतरिम संसद भी थी और दूसरा संविधान बना रही थी। तो संसदीय शासन में वही दल काम करता है, उसी की सरकार होती है जो बहुमत में होता है। तो बहुमत में तो कांग्रेस थी। ये तर्क बड़ा लॉजिकल भी है कि 4 ही लोग तो थे संविधान के निर्माण में, 5वां कोई नहीं था, ऐसा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। तो जब ये हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर को दिया गया कि ये, तो उन्होंने कहा हाँ गांधी बाबा तो ही नहीं है, तो वो गांधी खोसो कहीं। अब गांधी बाबा नहीं रहेंगे तो पता चला कि संविधान का भाग 4 बच रहा था, निदेशक तत्वों का अध्याय। तो लोगों का जो भी ऐसी भावनाएं हो, जो भी ऐसा भावना वगैरह वाला पार्ट हो, उसको भाग 4 में खोस दो। इसलिए कहा जाता है कि गांधी के प्रावधानों को संविधान सभा ने संविधान के भाग 4 में निदेशक तत्व के अध्याय में शामिल कर दिया। उसका मतलब था कि आने वाले समय में एक स्वशासन की इकाई के रूप में पंचायती राज का निर्माण किया जाएगा, लेकिन न इसकी कोई डेट होगी, न इसकी कोई समय सीमा होगी। इसका मतलब ये राज्य का दायित्व होगा, ये राज्य का प्रयास होगा कि पंचायतों को स्वशासन के रूप में विकसित किया जाए, और राज्य कैसे करेगा, कब करेगा, ये राज्य के ऊपर निर्भर रहेगा। ये मामला बन गया। इसीलिए निदेशक तत्व, अगर पंचायती राज की बात करें तो कहाँ से आया? गांधी के सपने से, स्वराज्य का विचार। फिर वो संविधान सभा में कहाँ से ट्रांसफर हुआ? निदेशक तत्व। तीसरा, फिर आज़ादी के बाद कहाँ से आया? अब आज़ादी के बाद भारत में जो आर्थिक विकास का तरीका था वो नेहरूवादी था। तो आप जानते हैं नेहरू तो सोचते थे कि भारत लंदन और पेरिस जैसा हो जाए, वो शहर बनाना चाहते थे पेरिस और लंदन जैसा। उनको लगता था कि बिल्कुल भारत औद्योगिक हो जाए, विकसित हो जाए। अब उसके लिए नेहरू ने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनाया। तो नेहरू के ऊपर हमेशा एक आरोप लगता रहा कि उन्होंने गांव की उपेक्षा की, कृषि की उपेक्षा की, जबकि वो सही नहीं है। नेहरू ने गांव के विकास के लिए देखिए शुरुआत किया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ऐसा नहीं था कि नेहरू ने गांव के विकास की उपेक्षा कर दी, लेकिन उनके ऊपर ये आरोप लोग लगा देते थे कि भाई उनके विकास में तो, क्योंकि नेहरू सोचते थे कि शहर का विकास होगा, आधुनिकता आएगी, तब इसे इकोनॉमी में ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ जाता है। ऊपर समृद्धि होगी, ऊपर विकास होगा, तो धीरे धीरे ये पहुंचता हुआ नीचे तक आ जाएगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। तो जब 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लॉन्च किया गया और अमेरिका ने इसके लिए काफ़ी आर्थिक सहयोग किया, और जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये आगे बढ़ा, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये मूलतः कृषि के विकास का कार्यक्रम था।
कि भारत में कृषि क्षेत्र का विकास किया जाए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूरा कृषि के विकास का कार्यक्रम था, जो फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से, फोर्ड फाउंडेशन वहाँ का बहुत बड़ा वहाँ का कंपनी है, और इसका नाम दिया गया नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, राष्ट्रीय राष्ट्रीय एक्सटेंशन का मतलब आप अनुवाद कर लीजिए कि राष्ट्रीय विस्तार योजना, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, जो भी कह लीजिए, राष्ट्रीय विस्तार योजना, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ये सारे कार्यक्रम शुरू किए गए। अब ये उद्देश्य था कि ग्रामीण जनता का विकास हो, लेकिन संयोग की बात थी, ग्रामीण जनता का विकास, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सेवा योजना से उतना हो नहीं पाया। और तब ये हुआ कि आखिर में ऐसा क्यों हो गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला रहे हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना चला रहे हैं, और गांव का विकास नहीं हुआ। गांव का विकास कैसे होता? उनको बेहतर बीज दिए जाएं, खाद दिए जाए, मिट्टी का विकास हो, कृषि हो, तभी तो ग्रामीण जनता का विकास होगा। तो आखिर में सामुदायिक विकास योजना क्यों प्रभावी नहीं हो पाई और उसे शक्तिशाली कैसे बनाया जाए, इसके लिए कांग्रेस सरकार के द्वारा बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई 57 में। और बलवंत राय मेहता उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेसी नेता थे। और जनवरी 57 में ये बैठी, जनवरी 57 में, अब देखिए ये केवल फैक्ट ही है, इसका लिखने में बहुत यूज नहीं हो पाएगा। जनवरी 57 में ये कमेटी बैठी और नवंबर 57 में इसने रिपोर्ट दिया। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा कि भाई देखिए, आपकी सामुदायिक योजना सफल क्यों नहीं हो पा रही है, और बाधा क्या है, उसका समाधान क्या, दोनों बता दिया। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा कारण ये है कि आपका जो पूरा विकास चल रहा है वो प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, यानी जिसके लिए विकास हो रहा है उसका पार्टिसिपेशन ही नहीं है, वो रिसीविंग एंड पे बैठा हुआ है। यानी कहने का मतलब है, ग्रामीण जनता की भलाई आप करना चाहते हैं तो इनिशिएट करने दीजिए, गाँव से पार्टिसिपेट करने दीजिए। ग्रामीण जनता, इसका सीधा सा मतलब है, गांव के लिए बात को व्यवहारिक भाषा में समझे, गांव के लिए तालाब बनवाना चाहते हैं, गांव के तालाब की खुदाई में ग्रामीण जनता का पार्टिसिपेशन ही नहीं है, तो तालाब कौन बना रहा है? अधिकारी तालाब बना दे रहे हैं। अब उसमें फिर ग्रामीण जनता की उत्सुकता नहीं रही, भागीदारी, कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। अब जैसे हम कह रहे हैं स्वच्छ भारत अपनाओ, अब ये अधिकारी अपना लेंगे, जब तक गांव के लोग इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करे तब तक प्रभावी नहीं हो पाएगा। तो बलवंत राय मेहता कमेटी से पूछा गया, अच्छा इसका मतलब ये है कि गांव के लोग भागीदारी नहीं कर रहे हैं इसलिए योजना सफल नहीं हुई, तो आप ये बता दो कि फिर सफल कैसे होगी। तो उन्होंने कहा ऐसा है, पंचायत बनाइए, 3 स्तर का पंचायती शासन लागू कर दीजिए, ग्रामीण, खंड और जनपद। इसकी व्याख्या हम आगे कर देंगे 73rd अमेंडमेंट में। तो अभी 3 स्तर का पंचायत बना दीजिए, और कहा जाता है यहीं से शुरुआत हुई पंचायती राज को लागू करने की। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने जैसे रिपोर्ट दी, पहला प्रयोग कर दिया गया राजस्थान के नागौर 2 अक्टूबर। अब इससे भी दिखता है गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। 59 से पंचायती राज भारत में आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया, 3 स्तर की पंचायत। बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट लगी, और कहा भी जाता है नागौर से ही क्यों शुरू हुआ, क्योंकि नागौर से एक बड़े कांग्रेसी नेता आते थे, नेहरू के बड़े मित्र थे, नेहरू के बड़े समर्थक थे। तो नेहरू, वहाँ पे पशुओं का मेला भी लगता था, उसी बहाने उन्होंने नेहरू को बुलाया और उन्होंने नेहरू से इस बात का उद्घाटन करवा दिया। अब जो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट थी, अगर हम उस रिपोर्ट को देखें तो ये कहा गया, वैसे अब उस रिपोर्ट का उतना महत्व तो नहीं है, लेकिन ये कहा गया था कि 3 स्तर की पंचायत बनाई जाए और डिस्ट्रिक्ट पंचायत का चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, आईएएस अधिकारी होगा, और पंचायतों का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होगा, परोक्ष रूप में होगा। अब तो ये सिस्टम है ही नहीं है। और कुल मिला के ब्लॉक पंचायत जो मध्य स्तर की पंचायत है वो कार्यकारी एजेंसी के रूप में काम करेगी, गांव और जनपद की पंचायत नहीं। लेकिन संयोग की बात है, जैसे ही ये पूरी रिपोर्ट लगी, जैसे ही बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट आई, वैसे ही 60 में जैसे 59 में लागू हुआ,
सेलिग हैरिसन ने किताब लिखी द मोस्ट डेंजरस डिकेड्स ऑफ इंडिया, और उन्होंने कहा कि संयोग की बात है, इधर पंचायती राज लग रहा है, 1962 के युद्ध, 65 के युद्ध, 65 में अर्थव्यवस्था खराब, और संयोग से नेहरू का निधन 64। तो 60 का दशक तो भारत के लिए बड़ा दुर्भाग्यशाली रहा, बड़ा खतरनाक रहा, और कहा भी जाता है नेहरू की मृत्यु के बाद शायद पंचायत पर उतना कोई ध्यान दे नहीं पाया और परिस्थितियां बड़ी प्रतिकूल चली गई। और इसलिए कहा भी जाता है कि कहीं न कहीं देश के विकास में सामाजिक न्याय की योजना चले न चले, उसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का ही बड़ा योगदान होता है। और चाइना पाकिस्तान ने शुरू से वैमनस्यता का भाव रखा, इसलिए पंचायती राज की सिस्टम जिस फैन फेयर से शुरू हुआ था वैसा प्रभाव हो नहीं पाया। तो पूरे 60 के दशक तक तो मामला गड़बड़ी रहा, और नेहरू का निधन हुआ, उसके बाद इंदिरा गांधी वगैरह उसके प्रति उतना कमिटेड नहीं थी। लेकिन 1977 में कहा जाता है पंचायती राज के विकास का दूसरा दौर आया। तो 77 में जब पंचायती राज के विकास का दूसरा दौर आया, और कारण क्यों? क्योंकि 77 में जनता पार्टी सरकार आई थी। उस जनता पार्टी सरकार के आने में जयप्रकाश नारायण की बड़ी भूमिका थी, संपूर्ण क्रांति। और जयप्रकाश नारायण बड़े गांधीवादी थे, पहले वो समाजवादी थे, बाद में गांधीवादी हो गए। तो जयप्रकाश नारायण बड़े गांधीवादी थे, तो ये हुआ कि, और आप याद रखिए हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल मामला है कि हर पार्टी श्रेय लेना चाहती है कि असली गांधीवादी वो है, यानी गांधी और अंबेडकर के उत्तराधिकार को लेकर बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। ये तो आप देखते होंगे, मोदी ये सोचते हैं कि सरदार पटेल बीजेपी के हैं, कांग्रेस कहती लो भाई ये तो हमारे हैं। वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के थे, बीजेपी में कब से आ गए ये? गांधी किसके हैं, कांग्रेस के हैं या किसके हैं? अंबेडकर किसके हैं? तो इस बारे में लड़ाइयाँ बड़ी पॉलिटिकल थी। तो श्रेय लेने की बात तो पॉलिटिक्स में खूब होती है। तो जनता पार्टी सरकार ने कहा लो भाई ये समाजवादी तो हम हैं। अच्छा, जनता पार्टी सरकार जब से शासन में आई तो हमेशा सिद्ध करती है समाजवादी हमें, समाजवादी हमें। जनता पार्टी सरकार ने कहा समाजवादी हम, गांधीवादी हम। ये इंदिरा गांधी न गांधीवादी थी न समाजवादी थी, सब नकली थी। और इसीलिए जनता पार्टी सरकार ने कहा अब हम पंचायत को लागू करेंगे। तो कहा जाता है कि भारत में पंचायती राज को लागू करने का दूसरा दौर आया जनता पार्टी शासन के साथ। और फिर से गुजरात के एक नेता थे अशोक मेहता, गुजरात के नेता अशोक मेहता थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई, और ये कमेटी नाम अशोक मेहता समिति जानी गई, इसको जनता पार्टी शासन ने बनाया। तो जनता पार्टी शासन ने जब अशोक मेहता समिति बनाई, चूंकि समिति नई थी तो कुछ न कुछ रिपोर्ट नया होना ही था। तो अशोक मेहता ने पंचायती राज को बेहतर करने के लिए क्या उपाय बताया? पहली बात तो उन्होंने 3 स्तरीय पंचायत नहीं, उन्होंने 2 स्तरीय पंचायत की बात कर दी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या कहा? 3 स्तरीय पंचायत। और 2 स्तरीय में क्या होगा? एक मंडल पंचायत और एक जनपद पंचायत। एक मंडल पंचायत, एक जनपद पंचायत, ये 2 स्तरीय होंगे। इसका मतलब मंडल का मतलब है जो पंचायत ब्लॉक के लेवल पर होगी। इसका मतलब है इन दोनों पंचायतों में ग्राम पंचायत मिसिंग थी। बलवंत राय मेहता कमेटी में क्या था? ग्राम पंचायत, खंड पंचायत, जनपद पंचायत। इसमें क्या है? जनपद पंचायत, मंडल पंचायत। जिसे खंड पंचायत आप कहते हैं, ब्लॉक पंचायत कहते हैं, वही यहाँ मंडल पंचायत कहलाया। तो ये 2 लेवल का होगा। और दूसरी बात है, इसमें मूल भूमिका किसकी होगी? जनपद पंचायत की। जबकि आपको याद होगा बलवंत राय मेहता समिति में मूल भूमिका किसकी थी? खंड पंचायत की। वो एग्जीक्यूटिव कमेटी काम करेगी। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी के रूप में, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मतलब कार्यक्रम को लागू करना, क्रियान्वित करना। इसमें किसकी भूमिका होगी? जनपद पंचायत की। और आप याद रखिए जब बलवंत राय मेहता समिति आई तो पंचायतों में राजनीतिक दलों का भागीदारी कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन इन्होंने ये भी कह दिया अशोक मेहता समिति ने कि राजनीतिक दलों को भी भागीदारी पंचायतों में दी जाए। और इन्होंने कहा कि पंचायतों को टैक्सेशन लगाने का भी अधिकार होना चाहिए। और इन्होंने तो ये भी कह दिया कि पंचायतों में अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लिए रिजर्वेशन भी होना चाहिए। तो अशोक मेहता समिति ने काफ़ी लंबे रिकमेंडेशन दिए जो पहले नहीं थे, और आज कई बातें पूरी हो चुकी हैं, बस 2 स्तर के अलावा। और उन्होंने कहीं भी कहा न्याय पंचायत होनी चाहिए,
जो गांव के विवाद को हल करे। ग्राम पंचायत तो हो गई, न्याय पंचायत अभी भारत में नहीं बन पाई। तो न्याय पंचायत क्या भाई, ग्राम पंचायत तो एक तरीके से न्यायाधीश के नेतृत्व में है, लेकिन न्याय पंचायत का मतलब क्या है, ग्रामीण लोग मिलकर ही ग्रामीण विवादों को हल कर दें। ये भी तो एक तरीका हो सकता है। और फिर ये हुआ कि एक स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन बनाया जाए, जिससे पंचायतों की वित्तीय हालत को ठीक किया जाए। हाँ, संयोग की बात है, स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन तो नहीं बन पाया, लेकिन राज्य वित्त आयोग जरूर बन गया है 73rd अमेंडमेंट के बाद से। अब अशोक मेहता समिति ने ये रिकमेंडेशन कर दी, लेकिन अब देखिए फिर हुआ क्या, जैसे ही जनता पार्टी, चूंकि जनता पार्टी सरकार तूफान की तरह ही, आंधी की तरह गई, और जनता पार्टी सरकार अपने बोझों से ही दब के खत्म हो गई। उसके बड़े सारे कारण थे, हम पार्टी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो जैसे जनता पार्टी सरकार आई, सारी की सारी अशोक मेहता की रिपोर्ट धरी की धरी रह गई। इंदिरा गांधी फिर शासन में आ गई। तो इंदिरा गांधी ने पंचायत की बात तो नहीं की, संयोग से राजीव गांधी जब 85 में प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने बड़ा बल दिया कि हम पंचायत को लागू करेंगे, और राजीव गांधी को बड़ा विशाल बहुमत मिला था। राजीव गांधी जो पंचायत की योजना बनाना चाहते थे, बड़ी दिलचस्प थी, उसमें विसंगतियां थी। विसंगतियां कैसी थी, राजीव गांधी सोचते थे पंचायतों को सीधा संघ सरकार से जोड़ दिया जाए, बीच में जो राज्य है उनको बाईपास कर दिया जाए। इसका मतलब है ग्राम प्रधान सीधा किससे जुड़ जाएगा, संघ सरकार से। अब देखिए, ये तो संघीय ढांचे का उल्लंघन होता। आप राज्य के भीतर एक ऐसे गांव का शासन अपना रहे हैं जिस पर राज्य का नियंत्रण नहीं होगा। ये बड़ी आपत्तिजनक बात थी, इसको राज्यों ने स्वीकार किया भी नहीं। इस पे बड़ा विवाद भी उठ गया, और बाकी राजनीतिक दल तो इस बात से डरे हुए थे कि राजीव गांधी को लोकसभा में पहले से 400 से ज़्यादा सीट है, और एक बार अगर ये पंचायत में मामला आ गया, फिर तो आप समझिए विपक्ष तो खत्म हमेशा के लिए। इसलिए राजीव गांधी ने पंचायतों को बेहतर करने के लिए एक लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, राज्यसभा के सांसद थे, विधि विशेषज्ञ थे, अभिषेक मनु सिंघवी के पिता। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कहा, राजीव गांधी ने कहा भाई कैसे पंचायतों को बेहतर बनाया जाए। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कहा कि देखिए, अगर पंचायतों को बेहतर करना है, अच्छा करना है, तो ऐसा करिए, इसको संवैधानिक आधार दे दीजिए, इसे संविधान में शामिल कर दीजिए। ऐसा नहीं कि संविधान में शामिल नहीं करेंगे तो इसके बिना पंचायतें अच्छी हो नहीं पाएंगी। तो अच्छा तरीका है कि इसको संविधान में कहीं न कहीं आप शामिल कर दीजिए। संविधान में शामिल करेंगे तो बात बढ़िया बन जाएगी। आप पूछें किसी चीज़ को संविधान में शामिल करने क्या फ़ायदा हो जाता है? क्या हो जाता है उससे? तो देखिए, संविधान में शामिल करने का पहला फ़ायदा तो ये है, तो संविधान सर्वोच्च विधि है। तो संविधान में अगर हम उसे शामिल कर देंगे तो इतनी आसानी से वो बदला नहीं जा पाएगा। संसद तो सामान्य विधि से बदल दी जा सकती है, पहला। दूसरा, जब कोई चीज़ संविधान में हो जाती है तो उसके लिए संसद विधि बनाएगी, और देश में एक यूनिवर्सल फिर कानून हो जाएगा। तो संविधान में शामिल किसी भी चीज़ का फ़ायदा होता है कि वहाँ विधि बनाने का अधिकार संसद को हो जाता है। तो संसद एक मॉडल बना देगी तो वो पूरे देश में लागू हो जाएगा। और तीसरा, फिर उसका वजन भी ज़्यादा हो जाएगा कि भाई संविधान में है, वो सामान्य विधि से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो इसके लिए राजीव गांधी तो बाकायदा संविधान संशोधन भी लेकर आए, और 64वां संविधान संशोधन लोकसभा से पारित भी करवा लिया, क्योंकि लोकसभा में उनका प्रचंड बहुमत था, लेकिन वो राज्यसभा में जाकर अटक गया। राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। राज्यसभा में कांग्रेस का बहुमत उस समय नहीं था। लेकिन लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने सिफारिश क्या की थी कि 3 स्तर का पंचायत बनाया जाए, एक इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाए, राजनीतिक दलों को सहभागिता पंचायत में न दी जाए, न्याय पंचायत बनाया जाए। अगर इस बात को देखिए तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के 99% बातों को मान लिया गया जब 73rd अमेंडमेंट आया। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की बात को माना गया, तो उन्होंने कहा भी पॉलिटिकल पार्टी कोई जरूरत नहीं है, फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, सब तो बन गया। हाँ, बस न्याय पंचायत बनाने की बारी भी बाकी है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के बाद फिर पीके थुंगन एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी। पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी ये बात कह दी कि नहीं, पंचायतों को आप संवैधानिक आधार दीजिए, पंचायतों को आप संविधान का आधार दे दीजिए,
और 73rd अमेंडमेंट लाया गया। सरकार नरसिंह राव सरकार थी और नरसिंह राव सरकार को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने 92 में पंचायतों को संवैधानिक आधार दे दिया और संविधान के भाग 9 में पंचायत को शामिल कर दिया गया। उसके लिए एक अलग से 11वीं अनुसूची बनाई गई। ये पूरा इतिहास है कि पंचायत कैसे, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है, 73rd 74th अमेंडमेंट हमारे पाठ्यक्रम में पोल साइंस में लिखा गया है। जीएस में लिखा गया डेवोल्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो अभी तक की जो पूरी कहानी है, अब मान लीजिए कि थोड़ा फैक्ट, अगर कभी फैक्चुअल बात पूछी गई तो वो हो सकता है, अन्यथा लिखने में इसका महत्व नहीं है, और लिखने में कैसे इसका बीच बीच में इंपॉर्टेंस हम दे सकते हैं बाद में बताएंगे। अब देखिए पंचायती राज को पढ़ने का तरीका क्या है, अब आपको बताएं। ये तो फैक्ट हो गया। और जब जानते फैक्ट बताने में भाई टीचर क्या योगदान है, मैं तो बार बार कहता हूँ कि फैक्ट तो लिखी गई बातें हैं, हाँ बस टीचर का योगदान होता है कि स्टोरी बता दे, उसी कॉन्टेक्स्ट में आप फैक्ट याद रख लीजिए। देखिए वास्तविक मुद्दा कैसे, हम पंचायती राज को समझें कैसे। अगर हमें इसके संवैधानिक आधार को देखना है तो हमारा पंचायती राज को समझने का जो सैद्धांतिक तरीका होना चाहिए, और यही तरीका हमारे लिखने में काम आता है, और यही तरीका विषय वस्तु को भी समझने में काम आता है। कैसे, आगे बात जानते हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। पहला, हम पंचायती राज नहीं पढ़ रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र पढ़ रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र के शासन में अगर 2 पिलर की बात आप कहें कि भारतीय शासन के 2 पिलर का नाम बताना चाहे, तो उस 2 पिलर में पहला मैं कहूंगा संघात्मक शासन, और दूसरा मैं कहूंगा संसदीय शासन। आप कहेंगे सर ये बताओ, पंचायती राज में संघात्मक संसदीय शासन कहाँ आए गए। वास्तविकता तो ये है कि आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं, किसी विषय को लिख रहे हैं, उसमें संघात्मक संसदीय शासन का जिक्र ना आए ऐसा शायद नहीं होगा, और अगर जिक्र नहीं आ रहा है तो याद देखिए आंसर में कहीं कमी आ रही है, क्योंकि यही तो हमारे संविधान का शासन के हिसाब से देखा जाए, संस्था के हिसाब से। आदर्श की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आदर्श की बात तो फिर पंचायती राज, आदर्श की बात तो प्रस्तावना, निदेशक तत्व, मैं तो इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूशन की बात कभी भी आप करेंगे तो उसमें संघात्मक शासन का उल्लेख न आए, संसदीय शासन का उल्लेख न आए, इसलिए पंचायती राज को भी इसी कॉन्टेक्स्ट में समझना है। कैसे, अब आप जानते हैं, फिर आप संघात्मक शासन की बात रिपीट करें, कुछ मूल बात जो हमने आपको बता रखी थी, क्रक्स है जो, तो ये बात बहुत समझने की है। यानी यही तरीका होता है किसी चीज के विश्लेषण का, एक ब्रॉडर ओरिजिन में देखिए, एक व्यापक आधार में देखिए किसी भी चीज को, और व्यापक आधार में कैसे देखें। इसलिए मेंस और ऑब्जेक्टिव एग्जाम का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मेंस में हर चीज आपस में जुड़ी होती है, और बिना जुड़े अच्छा उत्तर हो ही नहीं सकता वो, जबकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में चीजें अलग अलग करके देख, क्रिस्टल देख ली, ये है, बस काम चल गया। अब संघात्मक शासन का मूल आधार क्या है, शेयरिंग ऑफ पावर। संघात्मक शासन का मूल आधार क्या है, शक्तियों की साझेदारी। शेयरिंग ऑफ पावर, तो हम पावर को शेयर करते हैं, संघात्मक शासन की मूल विशेषता है। और शेयर कौन कौन करता है, एक तरफ तो संघ सरकार है, और दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं, और संघ और राज्यों के बीच हम पावर को शेयर करते हैं। और शेयर का मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, बंटवारा कर देते हैं। और ये बात आप जानते हैं, शक्ति का बंटवारा करते हैं, पावर को शेयर करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। भाई शासन एक केंद्र से चले या शासन 28 केंद्र से चले, तो ज़्यादा लोकतांत्रिक ये है। जितना शक्तियों का साझेदारी होगी, शेयरिंग होगी, जैसे 2 रूममेट होते हैं तो चीज़ों को शेयर करते हैं। अब एक ही कमरे में 2 रूममेट है और 2-2 गैस चूल्हा रखे हुए हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। शेयर कर लिया जाए चीज़ों को, भाई एक ही गैस से काम चल जाए, खाना तो दोनों का बन रहा है। लेकिन जो हमने ये शक्तियों की साझेदारी की है, जो हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया, वो पर्याप्त नहीं है। कारण, अब सवाल है, यहाँ क्या है, संघ से शासन, नई दिल्ली का शासन संघ से चलता है,
और यहाँ राज्यों की राजधानियां हैं, 28 राजधानियां हैं राज्यों की। बात तो एक ही हो गई। अब सवाल है, भारत अगर गाँव में रहता है, ज़्यादातर जनसंख्या हमारे गाँव में है, तो हमें डिसेंट्रलाइजेशन का ऐसा चीप तरीका चाहिए जहाँ पे ग्रामीण जनता उस शासन से सहभागिता करे। जैसे लखनऊ वैसे दिल्ली, जैसे बेंगलुरु वैसे दिल्ली, जैसे मुंबई वैसे दिल्ली। बहुत हमें समझ में तो नहीं आता कि दिल्ली मुंबई में क्या फ़र्क है, दोनों मेट्रो है, दोनों शहरी जनसंख्या है। तो सवाल है, शक्तियाँ हमने बाँट दी, एक मुंबई में कर दिया, एक दिल्ली में कर दिया। संघ तो यही कहता है, एक बेंगलुरु में कर दिया और एक पटना में कर दिया। इससे बात बनी नहीं। बनी इसलिए नहीं, हमें डिसेंट्रलाइजेशन ऐसा चाहिए जिससे लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखना है तो अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सांसद और यहाँ पे विधायक। और आपको बात याद दिला दें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमने देखा था कि हमारे देश के कुल सांसदों विधायकों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो उनकी संख्या 5,000 भी नहीं हो पाती। क्या यही रिप्रेजेंटेशन है? कि यही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है? यानी एक ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हमने कर रखा है जिसमें जनता के 130 करोड़ जनता का रिप्रेजेंटेशन 5,000 लोग करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन चलेगा नहीं। इसीलिए ये बात कही जाती है कि पंचायतें, हमें पंचायतों की आवश्यकता है जिससे हम हर गांव-गांव में संसद बना दें। तो कौन सा डिसेंट्रलाइजेशन का ज़्यादा अच्छा तरीका होगा, ज़रा सोच के देखिए। डिसेंट्रलाइजेशन का कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा होगा कि 28 विधानसभाएं बन जाए, एक संसद बन जाए, या देश के 6 लाख गांव में एक-एक गांव में संसद बन जाए? सबसे अच्छा डिसेंट्रलाइजेशन तो ये होगा। और इसीलिए कहा गया कि संघीय शासन की तीसरी स्टेज की बात हमें करनी है। हमें थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म बनाना है। तो कई बार पंचायती राज क्या कहते हैं, संघवाद का तीसरा स्तर। और तीसरा स्तर नहीं हो, सबसे इफेक्टिव स्तर है वो। यानी हमें क्या करना है, पंचायतों ने क्या किया, यानी स्थानीय स्तर पर, आधारभूत स्तर पर, भाई गांव क्या है, ग्रास रूट है। पंचायतों ने क्या किया, आधारभूत स्तर पर, स्थानीय स्तर पर हमने एक संसद बना दी। और वो संसद किस रूप में आ रही है, ग्राम पंचायत के रूप में। इसलिए अगर आप देखा जाए तो ये पंचायत नहीं, ये संघीय शासन का तीसरा पिलर है, जहां हमने शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन किया, जहां हमने शक्तियों का डेवोल्यूशन किया। और किस किस रूप में किया, हम एक एक रूप की बात करेंगे। अब जरा सोच के देखिए, कौन सा डेवोल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपको लगेगा ग्राम पंचायत का, आपको लगेगा ग्राम पंचायत का, क्योंकि 28 विधानसभाएं, भाई हमारे देश में कितने ग्रामीण जनता है जाके विधानसभा में बैठती है? अब तमिलनाडु के एक दूरदराज गांव में रहने वाले व्यक्ति से आप पूछिए कि संसद की प्रक्रिया कैसे चलती है ताऊ, ये शून्यकाल क्या है, प्रश्नकाल क्या है? कि भाई किसकी बात कर रहे हो, शून्यकाल क्या है, प्रश्नकाल क्या है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है? ये मतलब जंगल मोड़ नाचा किसने देखा? लेकिन सही मायने में, सही मायने में शक्ति का विकेंद्रीकरण, डेवोल्यूशन क्या है, हर गांव गांव में एक संसद बन जाए। उस संसद को आम आदमी जानता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि अभी यूपी में तो पंचायतों के चुनाव घोषणा हुई है। अब देखिए, गांव का आदमी न तो उसका लोकसभा के चुनाव से बहुत लेना देना होता है, हाँ हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव से उसका लेना देना हो, लेकिन वो कभी जाके 5 साल में एक बार वोट कर देगा। वो जानता है कि विधायक और सांसद है, वो कभी आएगा नहीं हमारे यहाँ। और ये सही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्यों है? अब मान लीजिए कि मैं अपने विधायक को ढूंढना चाहूँ यूपी में, तो मिलता ही नहीं। कभी लखनऊ, पता नहीं कल लखनऊ है, गोरखपुर है, वो वाराणसी है, इलाहाबाद है, जिला गाजियाबाद है, उसको ढूंढ नहीं सकते। वो एक बार आता है चुनाव में, और जनता भी जानती, जनता बड़ी होशियार है, जनता उसी समय जो रेट उट लेना होता है, मुर्गा से लेकर साइकिल, वो ले लेती है, उसको पता चले दोबारा आएगा नहीं। लेकिन जो हमारा ग्राम प्रधान है, ये आप याद रखिए, प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं गाँव देश का पहला सेवक हूँ, पहला सेवक हूँ, कहते तो है प्रधानमंत्री। लेकिन सवाल है कि मुझे प्रधानमंत्री से मिलना हो तो कैसे मैं मिल पाऊंगा? संभव ही नहीं है। अब जरा सोच के देखिए,
तो मुझे विधायक चाहिए। भाई विधायक क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। उससे तो अच्छा डिसेंट्रलाइजेशन मेरा ग्राम प्रधान है। मैं ग्राम प्रधान के पास जाने के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, और तो हमारे लोग गाँव से ही बीड़ी पीते हुए चला जा रहा है। जब कि प्रधान जी का क्या हाल चाल है, कहेगा हाँ भाई बताओ क्या करना है, और 2 मिनट में काम कर देगा। अब सवाल ये है, दिल्ली से बैठे लोग हमारे बारे में तय करेंगे कि गांव के तालाब कहाँ खोदने चाहिए। देखिए सही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्या है? अब दिल्ली में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, अरे गांव जाके देखो। यानी हमारे यहाँ यकीन मानिए यही बात तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने कही। आप जल संरक्षण करना चाहते हो और बड़ी बड़ी बातें। अब हमारे यहाँ क्या है, अब हमारे यहाँ तो कई बार विदेश से जो आने वाली चीजें बड़ी अच्छी होती हैं। अब लोग हमारे इजराइल से सीख रहे हैं कि हमारे जल संसाधन का प्रबंध कैसे किया जाए। अरे गांव चले जाओ, अपने आप सीख लोगे। और ये हैरानी की बात है कि ये चीज माओ ने सीख ली थी। चीन का साम्यवादी दल का नेता माओ, माओ तो अपने पार्टी के लोगों को कहा करता था कि ऐसा है, यहाँ पार्टी में ज़्यादा मत करो काम, जा गांव में जाओ, गांव में जाओ और ग्रामीण लोगों से सीखो कि शासन कैसे चलता है। ये माओ इतना बड़ा, माओ जो माओ कहा करता था, देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, पढ़े लिखे लोगों की प्रॉब्लम है, विकास के मॉडल बनाने वालों की प्रॉब्लम है कि, और आईएएस अधिकारियों की प्रॉब्लम है। यानी जो हमारे शासन सत्ता में बैठे लोग हैं, पहली गलती लग्गी से पानी, एक वो कहानी आपने सुनी है। यानी हमारे शासन कैसे चलता है, सारा का सारा सेंट्रलाइजेशन ही तो है। पार्टी सेंट्रलाइज, संघ शासन सेंट्रलाइज, डीएम साहब सेंट्रलाइज। राम मनोहर लोहिया ने कहा था, मैं कहानी आपको बता दूं, और वो सेंट्रलाइजेशन कहानी में कैसे आपने कहा उसे लग्गी से पानी पिलाना। तो महाराज अकबर थे, तो उन्होंने किसी व्यक्ति को सजा दे दी थी कि तुम जाके रात भर तालाब में खड़े रहो ठंडे पानी में, और रात भर तालाब में वो एकदम नहीं खड़ा रहा, सुबह उसको निकाल के लाया गया, संयोग से मरा नहीं वो। तो अकबर राजा, महाराज अकबर ने कहा को ये मरा नहीं, तालाब में रात भर रहा है, इसका पीछे क्या। तो अकबर ने सोचा अच्छा अच्छा, जो किले के ऊपर जो लैंप जल रहा है, जो लाइट जल रही है, लगता है इसी से वो रोशनी ले रहा था, सेक रहा था, इसलिए मरा नहीं है। दोबारा जाकर फिर जाके पानी में खड़े हो, ये रोशनी में हटा रहा हूँ। ये बात बीरबल को पता चली, बीरबल बड़े नाराज हुए। बीरबल ने कहा अरे ये कौन सा फरमान है, एक आदमी बच गया किसी तरीके से, फिर इसको मारने पे महाराज लगे हुए हैं। तो बीरबल ने क्या किया, बड़ा सा बांस लिया, बांस पे हड्डियां लटका दी, नीचे से आग जला दी। तो लोगों ने पूछा, बीरबल से पूछा क्या करूं, खिचड़ी बना रहा हूँ। खिचड़ी बना रहे हो यार, बांस पे हड्डियां रखे हो, नीचे आग जला रहे हो। उन्होंने कहा हाँ मेरी खिचड़ी ऐसे बनेगी। अब गांव के लोग समझ नहीं पाए हो क्या रहा है। गांव के लोगों ने सोचा बीरबल तो पागल हो गए हैं। अब बीरबल महाराजा के यहाँ गए नहीं 2-3 दिन, तो महाराजा से फरमान आया कि भाई बीरबल कहाँ गए हैं। तो गांव वालों ने कहा वो खिचड़ी बना रहे हैं। तो 2-3 दिन ही बाद महाराजा को, महाराजा ने कहा अरे भाई बीरबल को बुलाओ, कहाँ है वो, खिचड़ी बना रहे हैं। अब 3 दिन तक खिचड़ी बन रही है। तो उसके बाद महाराजा ने कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं खुद चलूंगा। तो देखा कि बीरबल आग लगाए हुए हैं और खिचड़ी बन रही है। महाराज ने कहा अरे बीरबल ऐसे खिचड़ी बनती है, बेकार वाली बात कर रहे हो तुम, इतना ऊपर हड्डियां इतना नीचे आग, कैसे खिचड़ी बनेगी। उनका महाराज आपके राज्य में कुछ भी हो सकता है। एक तालाब में अगर खड़ा हुआ व्यक्ति किले की दीवार से रोशनी ले सकता है, तो क्या एक खिचड़ी नहीं बन सकती। महाराजा अकबर को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ। बात यही है, मैंने उपमा क्यों दी, भाई सीधी सी बात है, लग्गी से पानी पिलाने वाली बात। अब नीति आयोग बताया गांव में क्या होगा, और हमारे सेंट्रल प्लानिंग हमेशा से थी। जरा ध्यान से देखिए, सब चीज तो हमारे यहाँ सेंट्रलाइज है। हैरानी की बात है, राम मनोहर लोहिया, अच्छा हमने तो अपने लोगों पर भरोसा कम किया है, विदेशों से लोगों को ज्यादा मानना है। ये हमारे डेवलपमेंट के मॉडल, और गांधी बाबा इस मामले में चैंपियन थे। गांधी गांधी ने भारत को जितना अच्छा समझा, शायद ही किसी विद्वान व्यक्ति ने भारत को समझा होगा। राम मनोहर लोहिया वो गांधी से बहुत प्रभावित थे। हमारे समाजवादियों की खास बात है, गांधी से उनका बड़ा प्रभाव है। राम मनोहर लोहिया तो मार्क्स को मानते नहीं थे। राम मनोहर लोहिया ने कहा कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा शासन चेंज होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट पे, जो डिस्ट्रिक्ट पे डीएम है उनकी शक्तियां बहुत केंद्रित है, वो सारा पावर डीएम के पास है, वो डिसेंट्रलाइज किया जाए।
जब तक आप पावर डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे मामला बनेगा नहीं। यानी संयोग की बात नहीं है, पार्टी सेंट्रलाइज, संघ शासन सेंट्रलाइज, डीएम सेंट्रलाइज। ऐसे शासन में पंचायती राज से बेहतर तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता शासन के डिसेंट्रलाइजेशन का। इस मामले को देखा जाए, इसलिए ये शासन का डिसेंट्रलाइजेशन कैसे है, क्योंकि जो भी हमने संघ सूची के विषय दिए हैं उनका प्रशासन कौन करता है? संसद में काम करने वाले लोग, वो निर्वाचित है। जो राज्य सूची के विषय हैं वो भी हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि उन विषयों का प्रशासन करते हैं। लेकिन जो 29 विषय हमने 11वीं अनुसूची से, जो 29 विषय हमने 11वीं अनुसूची से पंचायतों को दिया है, वे 29 विषय ग्रामीण जनता के द्वारा स्वयं प्रशासित होते हैं, जन प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं। भाई यानी अगर हम यहाँ पे एक फैक्ट आपको याद दिला दें, 73rd अमेंडमेंट की विशेषता क्या है? पंचायती राज। पंचायती राज की सबसे निचली इकाई क्या है? ग्राम सभा। पंचायती राज में ग्राम सभा जो संविधान में 73rd अमेंडमेंट में लिखा गया है, पंचायती राज की जो सबसे आधारभूत संस्था ग्राम सभा। और ग्राम सभा है क्या? जितने भी गांव में 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक हैं उन सबसे मिलकर ग्राम सभा बनती है। यानी ग्राम सभा नहीं है, गांव की पार्लियामेंट है। अब जरा सोच के देखिए, ग्राम सभा क्या है? ग्राम पंचायत अलग है, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। ग्राम पंचायत कार्यपालिका है, ग्राम सभा क्या है? गांव की संसद है। तो संविधान के अनुसार 73rd अमेंडमेंट के अनुसार ग्राम सभा क्या है? गांव में जितने भी 18 साल के ऊपर के लोग हैं वो सब ग्राम सभा के सदस्य हैं। और ग्राम सभा के सदस्य मिलकर बैठेंगे कि 29 विषय, भाई 29 विषय में क्या क्या है ये भी आप याद रखिए, ये भी एक तरीका होता है। अब 29 विषय तो हम लिख नहीं सकते, तो उसको बांट लेंगे। 29 विषय में कुछ विकास के मामले हैं, कल्याण के मामले हैं, उसमें उद्योग के मामले हैं। इसका मतलब है अब गांव में कुएं खुदाई करनी है, तालाब बनवाना है, मछली पालन करना है, ये ग्राम सभा खुद करेगी। गांव में सड़क बनवानी है, प्रकाश की व्यवस्था करनी है, स्कूल की व्यवस्था करनी है, ये ग्राम सभा खुद करेगी। हैरानी की बात है कि जब पंचायती राज लागू हुआ और फिर ये प्रावधान हुआ कि जो प्राइमरी स्कूल हैं वो सब पंचायतों के अंतर्गत आएंगे, तो पूरे हिंदुस्तान के इतने टीचर्स प्राइमरी के थे, इन लोगों ने इस पूरे प्रस्ताव का विरोध किया था। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन कितना व्यवहारिक एग्जाम्पल आपको बता दें, ये बातें लिखी नहीं आ सकती, लिखने में तो आर्गूमेंट लिखते हैं कि ग्राम सभा कैसे काम करती है, लिखने वाले पॉइंट अभी आपको बताएंगे। ये कितना व्यवहारिक आर्गूमेंट है कि जब ये हुआ कि हमारे यहाँ पंचायती राज लाया जाएगा, पूरे भारत के प्राइमरी स्कूल के टीचर्स ने गवर्नमेंट को लिखा कि नहीं नहीं हमारी पंचायतों के अंतर्गत हमें न किया जाए। क्यों? क्योंकि जो गांव में स्कूल होते हैं उनमें क्या लखनऊ से कंट्रोल कर लेंगे उनको? अब गांव के स्कूल में स्कॉलरशिप मिल रही है, टीचर्स आ रहे हैं, खाने का वितरण हो रहा है। हमारे पहले संघी शासन में उसकी पूरी निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी? लखनऊ की। लखनऊ किस पे निर्भर रहता था? डिस्ट्रिक्ट पे। तो अब जनपद में अधिकारी वैसे गांव में जाने के लिए कहाँ तैयार है? तो कभी कोई अधिकारी गांव के स्कूल में आता ही नहीं था। लेकिन जब से ये पंचायती राज आया है तब से गांव के स्कूल की जिम्मेदारी किसको दे दी गई है? ग्राम प्रधान को। तो ग्राम प्रधान महोदय रोज ही देख लेते हैं, भाई वही गांव में रह रहे हो, तो रोज घूमते घूमते चले जाते हैं, उनका भाई कितने टीचर आए हैं, क्या मिल रहा है, क्या स्कॉलरशिप है। तो आप सोचिए सही डिसेंट्रलाइजेशन तो ये है। इसलिए कहा जाता है अगर हमने 29 विषय दिया, 11वीं अनुसूची बनाई दी, तो ये संघ का तीसरा स्तर बना दिया। लेकिन यह एक अंतर है जिसको हम ध्यान में रखेंगे। ये सच बात है कि ग्राम पंचायत से संघ का तीसरा स्तर बन गया, लेकिन राज्यों की शक्ति और पंचायतों की शक्ति में एक अंतर है। देखिए तकनीकी तौर पर ग्राम पंचायतों को तीसरा स्तर नहीं कहा जा सकता। क्यों कहा जा सकता, हमने बता दिया। हाँ ठीक है, कुछ मामलों में तो ऐसा दिखता है कि हमने शक्तियों का बंटवारा किया है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? याद रखिए, राज्य विधानसभाओं को राज्य सूची के विषय पर विधि के निर्माण का अधिकार है। उनको सारी शक्तियां संविधान से मिलती हैं, लेकिन पंचायतों को 29 विषय पर विधि के निर्माण का अधिकार नहीं है।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए। उन्हें विधि के निर्माण का अधिकार नहीं है। 29 विषयों पर पंचायतों को इन विषयों के प्रशासन का अधिकार है। इसका मतलब तो फिर तीसरा अंग थोड़ा संघ का कमजोर हो गया। और दूसरी बात है, राज्यों के अपने वित्तीय स्वायत्त संसाधन है। पंचायतों के बारे में ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि अब देखिए कहाँ हम आर्टिकल याद रखते हैं। ये देखिए, यहाँ मैं एक आर्टिकल का यूज कर रहा हूँ। देखिए पंचायत में तो 25 आर्टिकल हैं, लेकिन मेरे लिए वो 25 आर्टिकल याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ आर्टिकल याद करना, क्योंकि ये आर्टिकल ऐसा है जब भी कोई रिसर्च पेपर लिखेगा, अच्छा प्रोफेसर कैसे काम करते हैं, कोई रिसर्च पेपर लिखा तो उसी बात को ध्यान देते हैं जो डिस्प्यूट में है, जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आर्टिकल 243G का महत्व है, क्योंकि ये आर्टिकल बार बार रिफर आता है जब भी। तो आर्टिकल 243G में बात कही गई है कि पंचायतों को जो 29 विषय दिए जाएंगे वो स्वाभाविक रूप में नहीं मिलेंगे, बल्कि ये राज्य विधानसभाएं तय करेगी, राज्य सरकार तय करेगी कि उन 29 विषयों में कितने विषय पंचायतों को दिए जाए। इसलिए सामान्य भाषा में कहें तो पंचायत संघ का तीसरा स्तर है और जबरदस्त डिसेंट्रलाइजेशन है। और डिसेंट्रलाइजेशन के कई रूपों की बात अभी हम करेंगे, प्रशासनिक, पॉलिटिकल, हर किस्म का डिसेंट्रलाइजेशन होता है। यानी पंचायती राज ने क्या विकेंद्रीकरण किया, क्या डेवोल्यूशन किया, राजनीतिक भी किया, प्रशासनिक भी किया, वित्तीय भी किया, हर किस्म का विकेंद्रीकरण किया। इस पर आने से पहले अब हम पंचायती राज को संसदीय शासन से कैसे जोड़े, इसे सच मानिए अब पंचायती राज संघ का वैसे तीसरा शासन नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी मामलों में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कैसे पंचायतों ने संघ की तीसरे मॉडल को रखा, संघ का तीसरा आधार बना दिया, संघ का विकेंद्रीकरण किया, जो सीधे जनता को शक्तिशाली बना रहा है, जो जनप्रतिनिधियों के बजाय जनता स्वयं भागीदारी कर रही है। उस पर आने से पहले अब पंचायतों को हम संसदीय शासन से कैसे जोड़ दें। अब देखिए, यानी भारत जैसे अब पंचायतों को संसदीय शासन में कैसे जोड़े। अच्छा, संसदीय शासन का हम एक और भी नाम दे सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यानी ये दुनिया में माना जाता है कि अगर दुनिया में देश विशाल है, उनके आकार विशाल है, तो आप सीधे लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते, रिप्रेजेंटेशन ही होगा। यानी हम अपनी जनता अपनी इच्छा का रिप्रेजेंटेशन 5 साल के लिए अपने प्रतिनिधियों को सौंप दे, यही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। भाई हर आदमी बैठ जाए और शासन कर ले, ये संभव हो नहीं पाएगा। तो संसदीय शासन का रूप क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में 2 चुनाव होता है, एक लोकसभा का होता है और एक विधानसभा का होता है। परंपरागत रूप में तो हमारे यहाँ यही 2 चुनाव हुए। अब लोकसभा का एक सांसद लगभग 20 लाख जनता को रिप्रेजेंट करता है और विधानसभा में ये संख्या 4 से 5 लाख तक होती है। विधानसभा का एक विधायक वो राज्य के ऊपर भी निर्भर है, लगभग 4 लाख जनता को रिप्रेजेंट करता है। ये तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। अब जरा सोच के देखिए, यानी 20 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन करना, ये हमने संसद के साथ भी बता दिया है। यकीन मानिए आज हमारा पूरा रिप्रेजेंटेशन का मॉडल लगभग ध्वस्त हो रहा है। ये कहने को तो लोकतंत्र है, आज हमारे सामने हमने लोकसभा में बता रखा है। अब जरा सोच के देखिए, 20 लाख जनता का रिप्रेजेंटेशन एक सांसद करे। भाई वो शक्तिमान की गति से भी सबसे मिलना चाहे 5 साल में नहीं मिल सकता, काम क्या करेगा और 20 लाख लोगों के लिए क्या काम कर पाएगा। और विधानसभा का सदस्य, और इसमें होता क्या है, इसलिए आप देखेंगे सामान्यतः हर लोकसभा चुनाव के बाद जनता बड़ी डिससेटिस्फाई होती है, हर विधानसभा चुनाव के बाद जनता बड़ी डिससेटिस्फाई होती है। तो नेताओं के पास भी बड़े उपाय होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बड़ी होशियार होती है, वो कैंडिडेट ही बदल देगी। अब उत्तराखंड में देखिए सीएम बदल दिया गया, जनता नाराज थी। बस सीएम बदलने से क्या होगा, सिस्टम तो बदला नहीं। तो जनता, इसीलिए आप देखें जनता बड़ी बावरी है, वो 5 साल इनका चयन करेगी, 5 साल अगली बार उनका चयन कर देगी। उस चयन से क्या फर्क पड़ता है जनता ही समझे। कई राज्य में तो लोग अपने आप को बड़े होशियार समझते हैं, राजस्थान वाले क्या करते हैं, हर 5 साल में सरकार बदल देते हैं। ऐसे जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ, जैसे मैडम वैसे गहलोत। तो क्या बदल गया, रिप्रेजेंटेशन बदल जाएगा, नहीं बदल पाएगा।
तो लोकतंत्र में लोगों को कोई भरोसा होता नहीं, आसरा होता नहीं, तो वो नाराज होते रहते हैं और सरकार उनका अलग अलग उपाय ढूंढती रहती है। एक बार तो बीकानेर लोकसभा सीट से धर्मेंद्र चुनाव लड़े, 5 साल में कभी आए नहीं। तो ऐसे ऐसे भी मामले हैं। लेकिन जरा सोच के देखिए, उस कंपैरिजन में अगर मैं आपको बताऊं कि पंचायती राज क्यों बहुत इफेक्टिव है। एक पंचायत लगभग, एक पंचायत आप याद रखिए जो ग्राम पंचायत होती है, वो लगभग 1,500, यानी ग्राम पंचायत 1,500 जनता का रिप्रेजेंटेशन करती है, लगभग 12 से 1300, यानी 1,000 1,200 इतने ही जनता पर एक ग्राम प्रधान होता है। और वो ध्यान देने की बात है ये। अब जरा सोच के देखिए, ये रिप्रेजेंटेशन सही है या लोकसभा विधानसभा का? 1,200 जनता का रिप्रेजेंटेशन एक प्रधान करे, यही परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। और खास बात है, आप याद रखिए, इस देश में विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव कोई जीत सकता है। वो संयोग की बात है, लहर की बात है, सही टिकट मिल गया, कैलकुलेशन बैठ गया, जीत गए। ग्राम प्रधान का चुनाव तब तक हम नहीं जीत सकते जब तक एक एक गांव का आदमी हमें नहीं जानता हो। सांसद के बारे में तो कोई आदमी जानता ही नहीं, कहाँ का है, कहाँ जाएगा, क्या पढ़ा लिखा है, कुछ मतलब नहीं है, वो पता नहीं कैसे वोट कर देते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत के चुनाव में तो वो कैलकुलेशन होता है कि पूछिए मत। और एक एक व्यक्ति बड़ा ही उत्साही होता है, और एक एक व्यक्ति प्रधान को जानता है, ये है, ये काम करेंगे इनका। और एक एक का हिसाब भी लेता है। अगर किसी उसने 100 रुपये आपसे मांगा है, आपने उसको दिया नहीं, 3 साल बाद प्रधान के चुनाव में याद रखेगा, ओ तुम गाँव का, मैं अपना वोट दूंगा नहीं। तो जरा सोच के देखिए, सही मायने में डेमोक्रेसी का परफेक्ट रूप अगर हमें तो वही समझ में आया, वो तो ग्राम पंचायत में। ये जो संसदीय लोकतंत्र है, ब्रिटेन का मॉडल हमने अपना रखा है, ये ठीक किताबी रूप में ठीक है, किताबी रूप में ठीक है। अब ठीक है, एक संस्था बन गई, लेकिन उससे अच्छा तो हमें समझ में आ रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से देखा जाए तो ग्राम सभा तो परफेक्ट है, ग्राम पंचायत तो परफेक्ट है। क्योंकि एक दो, कई बार ऐसा होता है, एक दो ग्राम सभाओं को मिलकर ग्राम पंचायत बनती है, तो हम बार बार ग्राम पंचायत शब्द का प्रयोग करते हैं। ग्राम पंचायत में कौन होगा? सरपंच और वार्ड मेंबर। वार्ड मेंबर 3 से 4 हो सकते हैं। हर राज्य में एक जैसे नहीं होते, क्योंकि पंचायती राज राजसूची का विषय है, इसे आप याद रखिएगा। पंचायती राज एक तरफ तो 73rd अमेंडमेंट है, उसके अलावा इस देश में 28 राज्यों के 28 पंचायती राज अधिनियम है। इसलिए अगर मुझसे आप ये सवाल पूछेंगे कि सर ये बताओ, ग्राम सभा में की बैठक कब होगी, कितनी बैठक होगी, इसका उत्तर इसलिए देना कठिन है कि अलग अलग राज्यों ने अलग अलग बना रखा है, और हमें अलग अलग राज्यों के देखने नहीं है। हमें तो, हमारे लिए सुविधा ये है, भाई ऑल इंडिया सर्विसेज है, यूजीसी के भी एग्ज़ाम है तो भी ऑल इंडिया ही होते हैं। अब इसलिए ज़रा सोच के देखिए, हो सकता है किसी राज्य में ग्राम सभा की 2 बैठक का प्रावधान हो, किसी राज्य में साल में ग्राम सभा की 3 बैठक का प्रावधान हो, किसी राज्य में कोरम अलग हो, अगले राज्य में अलग हो, क्योंकि राज्य सूची का विषय है। इसीलिए 73rd अमेंडमेंट में पंचायतों के बारे में केवल एक मोटी मोटी बात कह दी गई है। मतलब इस तरीके से समझिए कि पंचायतों के बारे में संविधान में ठीक वैसे कहा गया है जैसे कोई ट्रक या वाहन जब कंपनी से आता है, केवल उसकी चेंजेस होती है, बॉडी बाद में बनती है। तो बॉडी बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया? विधानसभाओं को। विधानसभा अपना अपना कानून बनाए, हाँ, बशर्ते इस व्यापक प्रावधान को ध्यान में रखेंगी, संविधान के खिलाफ वो प्रावधान नहीं होने चाहिए, बस इतना वो ध्यान में रखेंगे। बाकी अपना जो बात संविधान नहीं लिख रहा है उसके हिसाब से अपना फिल इन द ब्लैंक्स कर ले। इसलिए जरा देखिए, अब इसलिए अगर हम कभी पंचायती राज को लिखना शुरू करें, तो क्यों ना हम, बजाय कि हम इस बात से लिखें कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या कहा। अब दोनों इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए। एक इंट्रोडक्शन का तरीका क्या है कि हम पंचायती राज को लिखें और फिर शुरू करें कि बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी के बाद 73वां संविधान संशोधन आया। दूसरा इंट्रोडक्शन हम कैसे दें, दूसरा हम भूमिका कैसे दें कि सही मायने में संसदीय शासन को ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए पंचायती राज आया। और सच मानिए, लोकतंत्र भी 2 प्रकार का होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा पार्टिसिपेटिव। आजकल थियोरी में तो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की बात की जा रही है। ये पार्टिसिपेटरी क्यों है? क्योंकि जनता क्या केवल मतदाता है या निर्णयकर्ता भी है?
मैं फिर इस शब्द को बल दे रहा हूँ, भाई लोकतंत्र में जनता की भूमिका कैसी होनी चाहिए? केवल मतदाता के रूप में या डिसीजन मेकर के रूप में? मतदाता के रूप में भूमिका कैसी होती है कि हम गए 5 साल में एक बार वोट दे दिया। डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि हम बताएं गाँव का विकास कैसे होगा, और इस मामले में सही लोकतंत्र की स्थापना कौन कर रहा है? पंचायती राज। जहाँ सही पंचायती राज ने क्या किया? प्रत्यक्ष लोकतंत्र बन गया, क्योंकि ग्राम सभा का हर सदस्य, ग्राम सभा का मतलब है गांव के सारे 18 वर्ष के ऊपर के लोग। ग्राम पंचायत का मतलब है ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर 4 या 5, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। वार्ड मेंबर की बात 73वें संविधान संशोधन में नहीं की गई है। इसलिए अगर सही मायने में यहाँ से इंट्रोडक्शन किया जाए तो ज़्यादा प्रभावकारी होगा कि सही मायने में हम पंचायती राज नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? कैसे संसदीय प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ावा दिया जाए, कैसे संसदीय लोकतंत्र को ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनावा दिया जाए, कैसे संघीय शासन की तीसरे चरण की शुरुआत की जाए। इसी का नाम है पंचायती राज, इसका नाम है पंचायती राज। अब यहाँ से कॉन्टेक्स्ट शुरू हो गया, तब हम पंचायती राज की अब मूल विशेषता पर आए कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर कैसे है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कैसे है। देखिए, जब भी कोई चीज़ हम कहते हैं तो संघीय शासन भी डिसेंट्रलाइजेशन है, यह भी डेवोल्यूशन है, लेकिन तुलनात्मक रूप में पंचायती राज का डेवोल्यूशन ज़्यादा प्रभावकारी है। पंचायती राज का डेवोल्यूशन ज़्यादा प्रभावकारी है। तो अब देखिए पंचायती राज ने क्या बदला। तो अब इस संसदीय और संघात्मक शासन के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। चीज़ों को इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ से हमने चीज़ें कर दी, और दोनों शासन पहले बता चुके हैं, बस उसको हमने पंचायत से जोड़ दिया। कैसे? अब हम आए कि पंचायत ने किया क्या। अब पंचायत की विशेषता पर आ जाए। पंचायतों ने क्या किया? डेवोल्यूशन ऑफ पावर किया, शक्ति का विकेंद्रीकरण किया। अब जब हम शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो पहला विकेंद्रीकरण कैसा है? राजनीतिक। पंचायतों ने कैसा विकेंद्रीकरण किया? पहला विकेंद्रीकरण है पॉलिटिकल, यानी विकेंद्रीकरण डेवोल्यूशन। पहला पॉलिटिकल डेवोल्यूशन, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। तो पहला विकेंद्रीकरण कैसा है? राजनीतिक। प्रशासनिक भी हो सकता है, प्रशासनिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण में अंतर होता है, इसलिए कहा भी जाता है। अब पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है जहां आम जनता को शासन में ज्यादा से ज्यादा सहभागिता दिया जाए। जब आम जनता को शासन में ज्यादा से ज्यादा सहभागिता दिया जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। एक बात याद दिलाते हैं, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन में जनता की सहभागिता जरूरी है, और यहीं पर हम प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और पॉलिटिकल विकेंद्रीकरण के बीच अंतर करते हैं। प्रशासनिक में हो सकता है कि शासन कुशल हो जाए, हम सरकार के निर्णय के कई केंद्र बना दें, लेकिन जनता की भागीदारी हो ये जरूरी नहीं है। जबकि डेमोक्रेसी का मर्म क्या है? आम जनता की भागीदारी करिए, आम जनता के शक्तिशाली बनाइए, आम जनता को उत्थान करिए, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी चाबी है, यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा मर्म है। अन्यथा केवल शासन कुशल हो जाए, शासन प्रभावकारी हो जाए, ये अपने आप में पूर्ण नहीं है कि हम शासन कुशल बना दिया, शासन प्रभावकारी बना दिया, ये शर्त पर्याप्त नहीं है। हमें क्या करना? आम जनता की सहभागिता करना है। तो आप पूछेंगे कि पंचायती राज से आम जनता की सहभागिता कैसे कर दी? कौन सहभागिता का बात कर रहे हैं? तो अब आप देखिए, अब 73rd अमेंडमेंट ने क्या किया? 3 स्तर के पंचायत की बात की है। तो पहला पंचायत कौन सा होगा? अब इसी राजनीतिक विकेंद्रीकरण का हम विस्तार करना चाहते हैं, और इसी पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के संदर्भ में तमाम विशेषताएं हम इसकी शामिल कर लेंगे। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम के सवाल आप देखिएगा, उसमें ये सब विशेषताएं इसे ऑप्शन दी गई हैं। ऑप्शन ये नहीं पूछा गया कि ये रिपोर्ट का मतलब क्या है। अब 3 स्तर के पंचायत का मतलब पहला ग्राम पंचायत, और आप जानते हैं ग्राम पंचायत एक ग्राम सभा या 2 या 2 से अधिक ग्राम सभाओं से मिलकर बन सकती है। ग्राम सभा, अगर हम यहाँ संसदीय शासन की तुलना करें तो ग्राम सभा की भूमिका क्या है? विधायिका।
मैं ग्राम सभा में 18 वर्ष की समूची जनता, गांव की पूरी वो जनता, आम लोग शामिल हैं। इन ग्राम सभा क्या है? गांव में स्थित संसद। आम जनता शामिल है, वयस्क जिसकी उम्र 18 वर्ष की, 18 वर्ष से ज्यादा लोग के मतदाता है। और ग्राम पंचायत का मतलब ग्राम प्रधान प्लस वार्ड मेंबर। तो इसे आप कार्यपालिका की तुलना कर लीजिए। अब वार्ड मेंबर कितने होते हैं ये संविधान में लिखा नहीं गया है, ये राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है, राज्य अलग अलग अपना बनाए। अब जरा सोच के देखिए, ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम सभा हो गई। अगर हम पूरी जनता को देख लें कि 18 वर्ष के सारे लोग ग्राम सभा के माध्यम से शासन में सहभागिता कर रहे हैं। और आजकल ग्राम सभा करती क्या है? अब जैसे देखें कैसे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, और कैसे पंचायती राज का विकेंद्रीकरण राज्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि राज्यों में तो आम जनता को सहभागिता मिली नहीं। राज्य में विधायिका और संघ में सांसद सब काम कर रहे हैं। अब जरा सोच के देखिए ग्राम सभा कैसे व्यवहारिक रूप में इसको समझिए। अब ग्राम सभा 18 वर्ष से ऊपर की जनता से है तो गांव की संसद है। इसका मतलब है इस देश में लगभग 90 करोड़ मतदाता है। तो जितने मतदाता है वो सब ग्राम सभा के मेंबर हैं। भाई किसी न किसी गांव में है, अच्छा ठीक है, उस 90 करोड़ में शहर में भी लोग आने वाले होंगे, तो ठीक है कम से कम 40 करोड़ लिख दिए। 40 करोड़ जनता शासन में सीधे सहभागी तक, आधी जनता शहर में रहती है, आधी जनता गांव में। और पंचायत तो गांव के लिए होता है, शहरों के लिए तो है नहीं। यानी कम से कम 40-45 करोड़ लोग शासन में आप सीधे उनको सहभागिता दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये। नहीं तो पूरे इस 130 करोड़ की जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन कितने लोग? 543 लोग संसद में। और लोकतंत्र का मतलब लोग कैसे समझेंगे? गांव के लोगों को लोकतंत्र का मतलब क्या समझ में आता है? किताब पढ़कर या ग्राम सभा कार्यप्रणाली देखकर? कैसे काम करती है? अब देखिए मनरेगा, कई लाभार्थी का चयन कौन करे? ग्राम सभा। उज्ज्वला योजना, लाभार्थी कौन चयन करे? ग्राम सभा। कितनी बड़ी बात है ये। अब गांव में कोई तालाब बनाना है, सड़क बनानी है, पुलिया बनानी है, इसका लाभार्थी चयन कौन करेगा? ग्राम सभा। इसके लाभार्थी चयन कौन करे? ग्राम सभा। इस मामले में कितना बड़ा चेंज पंचायती राज ने किया। पंचायती राज ने कितना व्यापक चेंज कर दिया। आप जरा सोच के देखिए, ग्राम सभा यानी ये आम जनता है जो ये बता रही है कि गांव के विकास के कार्यक्रम कैसे चलेंगे। यानी यहाँ तो आम जनता मतदाता ही नहीं है, वो तो बाकायदा पॉलिसी मेकर है, डिसीजन मेकर है, और गांव के विकास की रूपरेखा तय कर रही है। बहुत बड़ी बात है ये। वही यही तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा था कि हमारे विकास की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जा रही हैं, क्योंकि जिनके लिए हम विकास करना चाहते हैं उनकी सहभागिता नहीं हो पा रही है। हम किसके लिए विकास करना चाहते हैं? गांव के लोगों के लिए। और इसलिए भी प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चौथा पी चाहिए, पीपुल्स पार्टिसिपेशन। और बिना लोगों की सहभागिता कोई मामला बनेगा ही नहीं। और जरा सोच के देखिए, इंदिरा गांधी ने कैसे कोई चीज टॉप से करते हैं विफल हो जाती है, कैसे कंपैरिजन आप कर सकते हैं। भाई नीति लागू करने का, कोई कार्यक्रम विधि के निर्माण का दो तरीका है। एक तो संसद से बना देंगे। तो गांधी क्या करते थे? शासन की शक्तियां नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे जाए। अब इसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल देखिए, इंदिरा गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो कार्यक्रम चलाया वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने जनसंख्या नियंत्रण के लिए देश में कार्यक्रम चलाया, और इससे फ्लॉप कार्यक्रम कहीं हुआ नहीं। क्या हमें पता है कि फ्लॉप क्यों हो गया? फ्लॉप इसलिए हो गया कि हमने उसको ऊपर से थोपने का प्रयास किया। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ कैसे जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है ग्राम सभा के द्वारा। कैसे? अब की ग्राम सभा राज्य सूची का विषय है। अब याद दिला दें, ये बात संविधान में लिखी नहीं गई है, लेकिन आंध्र प्रदेश विधानसभा ने एक कानून बना रखा है कि जिस भी व्यक्ति की संतान 2 या 2 से ज्यादा होगी वो ग्राम सभा का, वो ग्राम पंचायत का या प्रधान का उम्मीदवार नहीं हो सकता। क्या ये बहुत बढ़िया तरीका नहीं है जनसंख्या नियंत्रण को करने का, जिसमें कोई हंगामा नहीं होगा, और जो आसानी से, क्योंकि ग्राम प्रधान तो गांव के ज्यादातर लोग को ग्राम प्रधान बनने का बड़ा चस्का होता है। कई लोग तो कई लोग तो इस उम्मीद में ग्राम प्रधान के चुनाव में हर बार खड़े हो जाते हैं कभी न कभी जनता का मन बदलेगा
वो हमें वोट दे देगी, लेकिन जनता भी कम निष्ठुर नहीं है। यानी अब जरा सोच के देखिए, हमारे यहाँ जल संसाधन के लिए किसकी परमिशन ली जाए? गांव की। अरे गांव के परमिशन से आप जल संभरण कर सकते हैं, आप गांव में वृक्षारोपण कर सकते हैं, गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब का केंद्र तो गांव है। और किसके माध्यम से किया जा सकता है? इसलिए ये डिसेंट्रलाइजेशन बहुत मायने रखता है, ये डिसेंट्रलाइजेशन बहुत मायने रखता है। दूसरी भी तरफ देखिए, 73rd अमेंडमेंट से ऐसा हुआ कि पंचायत के हर स्तर का निर्वाचन प्रत्यक्ष होगा। तो ग्राम पंचायत, फिर खंड पंचायत, फिर जनपद पंचायत, ये 3 स्तर का पंचायत बनाया गया, जैसा कि लक्ष्मीबल सिंघवी समिति की रिकमेंडेशन थी। 3 स्तर के पंचायत बना दिए गए। और अब देखिए 3 स्तर के पंचायत की विशेषता क्या है? 73वें संविधान संशोधन के हिसाब से देखा जाए तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा, ये निर्वाचन का तरीका कौन तय करेगा? राज्य विधानसभा। संविधान में ऐसा लिखा गया है, लेकिन ज्यादातर जितनी मुझे जानकारी है, ग्राम पंचायत कहीं है, कहीं उसी को सरपंच कहते हैं, नाम अलग अलग है, कहीं मुखिया कहते हैं। उसके अध्यक्ष का निर्वाचन सीधे जनता ही करती है। लेकिन संविधान में लिखा गया है कि जैसा राज्य विधानसभा तय करे। एक खंड में, एक ब्लॉक में कई गांव होते हैं और एक जनपद में कई ब्लॉक होते हैं। इसलिए आप याद रखिए, ग्राम पंचायत, खंड पंचायत, जनपद पंचायत के बीच का संबंध कैसा होता है? आंगिक। आंगिक संबंध कैसे? जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर का ही हाथ पांव अलग अलग है, वैसे क्या है जनपद? जनपद एक शरीर है, और जनपद का हाथ है गांव, फिर पांव है खंड। यानी ये इंटीग्रेटेड है, क्योंकि एक ही जनपद में तमाम खंड है और एक ही खंड में तमाम गांव है। जैसे एक ही शरीर में हाथ है, पैर है, पेट है, मुंह है, आंख है, कान है। तो आंगिक का मतलब होता है कि जहां जिसकी जिसकी तुलना शरीर से की जाए, मानव अंग से की जाए, और मानव शरीर में जैसे तमाम अंग होते हैं वैसे उसके तमाम अंग हैं, और इनके बीच एक अंतर संबंध है। हाथ और पाँव के बीच एक अंतर संबंध है। ऐसा नहीं कि आप हाथ किसी को दे देंगे, पाँव किसी को दे देंगे और दोनों काम कर जाएगा। और दूसरी बात है खंड पंचायत। अब ग्राम पंचायत का निर्वाचन सीधे होता है, जब संविधान में लिखा गया है कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन वैसा होगा जैसा राज्य विधानसभाएं तय करें। दूसरी बात है खंड पंचायत के सदस्य, खंड पंचायत के सदस्य का निर्वाचन आम जनता करेगी। मान लीजिए एक ब्लॉक में खंड पंचायत के सदस्य का निर्वाचन आम जनता करेगी, तो मान लीजिए एक ब्लॉक में 12 खंड पंचायत के सदस्य हैं, तो उनका निर्वाचन आम जनता करेगी। फिर आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि सर ये बताओ, खंड पंचायत इसे कहते हैं बीडीसी, ये क्या कहलाते हैं? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर्स, बीडीसी। तो खंड पंचायत के सदस्य का निर्वाचन आम जनता करेगी। अब कहेंगे सर इसके अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करेगा? तो अध्यक्ष का निर्वाचन ये जो 12 निर्वाचित सदस्य आम जनता के द्वारा, ये 12 के द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। इसलिए जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष होगा उसका निर्वाचन परोक्ष रूप में होगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है जिसका निर्वाचन आम जनता करे, वो प्रत्यक्ष है। परोक्ष का मतलब होता है कि जो निर्वाचन आम जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करे, वो परोक्ष है। तो खंड पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ये 12 निर्वाचित सदस्य करेंगे, इसलिए परोक्ष है। ठीक वैसे यानी पंचायत के चुनाव में व्यक्ति 3 वोट देता है, एक ग्राम प्रधान के लिए, दूसरा खंड पंचायत के सदस्य के लिए, अध्यक्ष के लिए नहीं। मैं खंड पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा ये निर्वाचित सदस्य तय करेंगे। तीसरा जनपद पंचायत के सदस्य के लिए, जनपद पंचायत के सदस्य का निर्वाचन आम जनता करेगी। जनपद पंचायत के सदस्य का निर्वाचन आम जनता करेगी। अब मान लीजिए जनपद पंचायत में 20 सदस्य हो गए, अब उसके अध्यक्ष का निर्वाचन ये 20 सदस्य करेंगे। इसका मतलब है खंड और जनपद के अध्यक्ष स्तर का निर्वाचन आम जनता नहीं करती। 2 एक्सेप्शन है।
आम जनता किसका निर्वाचन करती है? ग्राम पंचायत का, खंड पंचायत के सदस्य का, जनपद पंचायत के सदस्य का। लेकिन खंड पंचायत के अध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है? आम जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि इनका निर्वाचन करते हैं, इनका निर्वाचन करते हैं। अब जरा सोच के देखिए, अब पूरे भारत में कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे? अब अगर पूरे भारत में मान लीजिए कि 500 डिस्ट्रिक्ट होंगे, पूरे भारत में अगर 500 डिस्ट्रिक्ट हो गए और एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत के 20 सदस्य हो गए, तो इस पूरे पंचायती राज ने हमें कम से कम कितने, अब देखिए अगर पूरे भारत में मान लीजिए कि 500 डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो कैसे जनता की सहभागिता बढ़ी? 500 डिस्ट्रिक्ट है, एक हमने आंकड़ा मान लिया, और हर डिस्ट्रिक्ट पंचायत का सदस्य 20 है, अध्यक्ष के अलावा। इसका मतलब है कि दस हजार तो 10,000 तो केवल 10,000 तो केवल जनपद पंचायत के सदस्य हो गए। उसके अलावा अब खंड पंचायत के सदस्य, मान लीजिए एक जनपद में 4 खंड पंचायत है, एक जनपद में 4 ब्लॉक है, तो एक एक 4, तो इसका मतलब है पूरे देश में कितने फिर खंड हो जाएंगे? लगभग 2000 खंड हो गए। अब 2000 खंड में अगर 12 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लगभग 24,000 खंड पंचायत के सदस्य आ गए। एक जनपद में मतलब पूरे गांव की संख्या तो मान 5 लाख गांव है, तो 5 लाख फिर ग्राम प्रधान के सदस्य आ गए। यानी कुल मिला के कितनी बड़ी संख्या में हमने पंचायतों के माध्यम से आम जनता की सहभागिता को आगे बढ़ा दिया। क्या इससे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आगे नहीं बढ़ी? कैसे प्रतिनिधि लोकतंत्र बहुत प्रभावशाली नहीं हुआ? यानी अब देखिए कैसे हमने आम जनता की सहभागिता को बढ़ा दिया, और खास तौर पर वो आम जनता की सहभागिता जो अब केवल निर्वाचन यानी मतदाता तो नहीं रही, बल्कि डिसीजन मेकर बन गई, नीति निर्माता बन गई। और यही तो सही मायने में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा ने न केवल आम जनता की सहभागिता को आगे बढ़ाया, बल्कि ग्राम सभा ने क्या किया, इस पंचायती राज ने क्या किया, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की नींव रख दी। भारत में आधारभूत लोकतंत्र की स्थापना की। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहिए, आधारभूत लोकतंत्र कहिए, या सहभागी लोकतंत्र कहिए, अभिप्राय एक है। इसका मतलब क्या है, हम आर्गुमेंट कैसे देंगे? आप पूछेंगे भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई? मैं ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा के सदस्य निर्वाचित थोड़े हैं। और अगर ग्राम सभा के सदस्य तय कर रहे हैं गांव का विकास कैसा होगा, ग्राम सभा के सदस्य ये निश्चित कर रहे हैं कि गांव में उज्ज्वला योजना से लेकर मनरेगा का लाभ किसको मिलेगा, यही तो सही मायने में ग्राम सभा, यही तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यानी हमारे प्रतिनिधि शासन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम शासन में खुद भागीदारी कर रहे हैं। जबकि संसद विधानसभाएं क्या है, जहां हमारे प्रतिनिधि शासन बैठते हैं। और यही तो रूसो ने कहा था कि भाई जब तक शासन खुद हमारा नहीं होगा तब तक शासन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे प्रतिनिधियों का शासन हो, ये शासन का तो मतलब नहीं है। और आधारभूत लोकतंत्र का मतलब क्या है? भाई देखिए अभी तक जो हमारे संसद है, पूरे देश की संसद एक, यानी संसद राजधानी में हो, चाहे वो देश की राजधानी हो चाहे राज्य की राजधानी हो, तो ये लोकतंत्र कम से कम आधारभूत का मतलब ग्रामीण स्तर पर, आम जनता के स्तर पर। इसलिए गांव में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ, तो पंचायती राज ने क्या कर दिया, हर गांव में, प्रत्येक गांव में एक संसद बन गई ग्राम सभा के रूप में। और जब प्रत्येक गांव में संसद बन जाए तो इसी ही क्या कहते हैं, आधारभूत लोकतंत्र। जब प्रत्येक गांव में एक संसद बना दे, इसे ही कहा जाता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तो अब आप देखिए यही तो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन है। आम जनता का एम्पावरमेंट किया गया, आम जनता को प्रभावशाली बनाया गया, आम जनता को शक्तिशाली बनाया गया। यही तो ये शासन हुआ कि हमने पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शासन में भागीदारी बना दिया,
हमने आम जनता को मतदाता से आगे बढ़ाकर, और सहभागिता का मतलब क्या है? सहभागिता का यही तो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की थियरी है कि लोकतंत्र का मतलब ये नहीं कि 5 साल में केवल एक बार हम वोट कर दें। ये डेमोक्रेसी का नकारात्मक मतलब है। डेमोक्रेसी का रियल जो मतलब है, कैसे हम शासन में आम जनता की सहभागिता करें। ठीक है, लोकतंत्र में अगर इतने बड़े देश में सभी का शासन संभव नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शासन तो करें। ठीक है, देश में पार्लियामेंट में सभी का शासन संभव नहीं है, तो ग्राम पंचायतों में क्यों नहीं कर दे? ग्राम पंचायतों में क्यों नहीं कर दे? इसलिए ज़रा इस पूरे व्यापक आधार को करके देखिए। हमने अगर ये पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन किया है तो बहुत बड़ी बात है। राज्यों के स्तर का डिसेंट्रलाइजेशन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वहाँ सिस्टम लगभग संसद वाला ही पुनरावलोकन होता है। संसद वाला रिप्लिकेट करता है, फिर से उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। आम जनता की पहुँच कहाँ है? वहाँ तो है ही नहीं है। और इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पंचायतों के शासन में पॉलिटिकल पार्टीज कोई आवश्यकता नहीं होती। और यही तो गांधी ने कहा था, पार्टी लेस डेमोक्रेसी। हम पार्टी आगे पढ़ेंगे। हमारी पार्टी की सबसे बड़ी विसंगतियां क्या है? एक परिवार ही पूरी पार्टी चला रहा है, और पार्टी किसी को चुनाव का टिकट दे दे, वो आदमी जीत जाता है। लेकिन ग्राम पंचायतों के चुनाव में पार्टी का महत्व नहीं होता। पंचायतों के निर्वाचन में पार्टी के बजाय आम जनता की पहचान का महत्व होता है। यही तो डेमोक्रेसी का सही मायने है। यही तो डेमोक्रेसी का सही मायने है। और लोकतंत्र के सही मायने क्या है? तंत्र आगे न बढ़े जब जनता का उत्थान हो। और यही नहीं, इसलिए आप देखेंगे पंचायतों के निर्वाचन में उम्र कितनी रखी गई? 21 वर्ष। जब 73rd अमेंडमेंट को आप पढ़िए तो उसमें लिखा गया है कि सवाल है, अब आप पूछेंगे कि पंचायतों के चुनाव में कौन भागीदारी कर सकता है? पंचायतों के निर्वाचन भागीदारी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? जो पंचायतों के निर्वाचन में भागीदारी की योग्यता वही होनी चाहिए जो राज्य विधानसभा सदस्य के रूप में भागीदारी की योग्यता होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखने की है। इस 73rd अमेंडमेंट में लिखा गया है। लेकिन एक अंतर के साथ कि विधानसभा के चुनाव में, राज्य विधानसभा के चुनाव में भागीदारी के लिए उम्र 25 साल होनी चाहिए। पंचायतों के निर्वाचन भागीदारी के लिए उम्र 21 साल होनी चाहिए। ये जानबूझकर इतना फर्क रखा गया क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला है। और सही मायने में भाई डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी तभी तो आगे बढ़ेगी जब आम जनता, ग्रास रूट स्तर से लोग आगे बढ़े, गांव से लोग आगे बढ़कर अब एक बार पंचायत के सदस्य होंगे, कल विधानसभा में जाएंगे, संसद में जाएंगे, तभी तो आम जनता की बातों को आगे बढ़ा पाएंगे। नहीं तो पैरासूट पॉलिटिक्स होगी कि विधायक कोई बन गया, वो गांव में रहता नहीं और गांव का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। इसलिए पंचायती राज का रिप्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के साथ हमने ऐसी इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया जो कि इस डिसेंट्रलाइजेशन को आसान बनाते हैं। जैसे कि इसीलिए 73rd अमेंडमेंट में हमने क्या किया, अब कुछ तथ्यात्मक बातें बता दें। पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होगा, और अगर 5 साल के पहले आप कहेंगे पंचायत कैसे भंग हो सकती है, तो अलग अलग राज्यों ने अलग अलग प्रावधान कर रखा है। इसलिए कहा जाता है पंचायती राज की एक अनिवार्य विषय है। जो 73rd में लिखे गए हैं, जो संविधान में लिखे गए अनिवार्य विषय, और जो राज्य विधानसभाओं के लिए छोड़ दिए गए हैं ऐच्छिक विषय है। तो पंचायती राज के 2 विषय, अनिवार्य और ऐच्छिक। और ये कहा जाता है कि अनिवार्य विषय का मतलब जो लिखा गया है, ऐच्छिक विषय का मतलब है जो लिखा नहीं गया है, जो विधानसभाओं के लिए छोड़ दिया गया है। तो पंचायती किस आधार पर भंग होगी, कौन भंग करेगा, ये अलग अलग राज्यों ने अलग अलग तय कर रखा है। लेकिन संविधान में क्या लिखा गया है? 5 साल कार्यकाल होगा। यदि बीच में किसी पंचायत को भंग किया गया तो उसका निर्वाचन शेष कार्यकाल के लिए ही होगा। अब ये बड़ी लॉजिकल बात है कि एक गांव, एक प्रदेश में समझिए हजारों पंचायतें हैं। अब मान लीजिए एक पंचायत 1 साल में भंग हो गई, उसका चुनाव करवा रहे हैं, फिर तो 5 साल चुनाव ही करवाते रह जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई पंचायत भंग हो गई तो स्वाभाविक रूप में 6 महीने के भीतर उसका चुनाव करवा लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि, लेकिन अगर, क्योंकि वैसे अब मान लीजिए कि अगर पंचायत भंग हो गई तो 6 महीने के भीतर उसका चुनाव कराया जाएगा। लेकिन अगर पंचायत भंग हो रही है लगभग, अब 5 साल का मतलब होता है कि 60 महीने, तो पंचायत भंग हो रही है 56वें महीने में, यानी 4 महीने बाकी कार्यकाल में, तो उसका चुनाव शेष कार्यकाल के लिए नहीं होगा, उसका चुनाव पूरे 5 साल के लिए होगा।
इसलिए सामूहिक रूप में पंचायतों का चुनाव हर 5 साल में कराया जाता है। एक निश्चित समय ही होता है और बहुत कम ऐसी पंचायतें होती हैं जो भंग होती है, लेकिन भंग के बारे में कहा गया है कि 6 महीने के भीतर उनका चुनाव करवा लिया जाएगा और उनका निर्वाचन शेष कार्यकाल के लिए ही होगा, पूरे 5 साल के लिए नहीं। और पूरे 5 साल के लिए होगा, क्या गड़बड़ी होगी? फिर तो हम पंचायतों के चुनाव ही करवाते रहें, जैसे कि विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। ये तथ्यात्मक बातें हैं। लेकिन उसके साथ इस पंचायतों ने केवल संस्था की स्थापना की, इस पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन को बनाए रखने के लिए 73rd अमेंडमेंट राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है। यानी आपको ध्यान रखना है कि राज्य निर्वाचन आयोग का काम विधानसभा और लोकसभा के निर्वाचन से है ही नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। जैसे जो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग करा रहा है, सॉरी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा रहा है। फिर मैं इसको याद दिला दूं, पश्चिम बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा रहा है। हमारे यहाँ निर्वाचन का तरीका एकल है, जबकि हमारा शासन संघीय है। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग बना उसका काम पंचायत का चुनाव कराना है, राज्य विधानसभा का चुनाव कराना बिल्कुल नहीं है। उसका काम केवल पंचायत का चुनाव कराना है। पंचायत के चुनाव का मतलब है निर्वाचक नामावली बनाएगा, उसका संशोधन करेगा, उसमें परिवर्तन करेगा। ये दफा हमारे यहाँ एक सुझाव दिया गया है कि लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचक नामावली कौन बनाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पंचायतों के लिए निर्वाचक नामावली कौन बनाता है? राज्य का निर्वाचन आयोग। तो क्यों ना तीनों के लिए एक ही निर्वाचक नामावली का प्रयोग किया जाए? अभी ऐसा नहीं हो रहा है। ये सजेशन कई बार दिया गया है। यद्यपि अभी एक मामला आया था राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति को लेकर। हम रिफॉर्म ऐसी बातें करेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में तो कहा गया है संविधान में 73rd अमेंडमेंट में कि राज्य निर्वाचन आयोग को हटाने का तरीका वो होगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने का तरीका होगा। ये उसकी स्वतंत्रता के लिए कहा गया है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? तो अभी हम खामियां नहीं बताएंगे, अभी हम पंचायती राज के सकारात्मक प्रावधानों की बात करेंगे। खामियों की बात फिर बाद में करेंगे।